तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 17 अगस्त 2023 और 17 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के और साथ ही एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के साथ साथ मोस्ट जो कंपटीशन एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2023 का, जिसका पेपर नवंबर दिसंबर महीने में होने वाला है, उसके लिए तैयारी कराई जा रही है इस सेशन के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाली चावल की किस्म है। तो ये जो चावल होता है बासमती चावल, इसकी गुणवत्ता वाली चावल की कौन सी किस्म है, ये ऑप्शन से हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है बासमती 370, ऑप्शन बी में दे रखा है माही सुगंधा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है PRS 10, इसके साथ ही ऑप्शन डी में हमें दे रखा है पूसा बासमती 1। तो ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी जो किस्म है ये बासमती चावल की किस्म है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो पूसा बासमती 1 है ये बासमती चावल की किस्म होती है। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PB1। तो पूसा बासमती 1 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब हुआ था ये हमें बताना है। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मार्केट ये है। तो ये एग्रीकल्चर के फैलाव के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था ये हमें बताना है। इसका उद्घाटन कब किया गया था NAM का। ऑप्शन ए में दे रखा है 14 अप्रैल 2016, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 14 अप्रैल 2018, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 14 अप्रैल 2017 और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 14 अप्रैल 2019। तो इस प्रकार चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि 2016 में 14 अप्रैल को ये राष्ट्रीय कृषि बाजार मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। इसके आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 14 अप्रैल 2016 को तो इसका शुभारंभ किया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय कृषि बाजार मतलब कि NAM इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्र एक बाजार के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो इसका जो उद्देश्य था, मोटिव क्या था, वो था एक राष्ट्र एक बाजार। एग्रीकल्चर के लिए केवल और केवल एक ही पोर्टल लॉन्च किया गया था, NAM मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इस प्रकार ये नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। तो इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी स्पीशीज बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है। तो जो बाजरे की हमारी फसल होती है बाजरे की, इसके ऊपर परजीवी खरपतवार के रूप में कौन सी स्पीशीज है जो कि परजीवी खरपतवार के रूप में इसके ऊपर लगती है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है लॉरेंस स्पीशीज, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है ओरोबेन की स्पीशीज, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है कसकुट्टा स्पीशीज और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है स्ट्राइगा स्पीशीज। इस प्रकार चार स्पीशीज के नाम है जो कि बाजरे पर एक परजीवी खरपतवार का कार्य करती है। तो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो स्ट्राइगा स्पीशीज है ये बाजरे पर एक परजीवी खरपतवार के रूप में लगती है। तो ये बाजरे के लिए नुकसानदायक होती है। इसके आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो आया परजीवी। तो ऐसा जो जीव या जानवर या जंतु जो कि किसी दूसरे के ऊपर आश्रय रहता है अपना पेट भरने के लिए, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। इसके साथ ही दूसरा हमारे पास शब्द आया खरपतवार। तो खरपतवार क्या होता है, खरपतवार वो फसल या फिर वो पौधे होते हैं जो कि हमारी फसल के साथ साथ अन्य रूप से उगते हैं और ये हमारी फसल को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं या फिर फसल की ग्रोथ के अंदर बाधा डालते हैं। तो इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो जब निराई गुड़ाई की जाती है खेतों में फ्रेंड्स, तो इस निराई के माध्यम से हम इस खरपतवार को अलग हटाते हैं हम अपने खेत से, ताकि हम अपनी फसलों को बिल्कुल अच्छी तरह तैयार होने दें, ये खरपतवार उसमें बाधा न डाले फसलों की ग्रोथ में। इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक प्रणालीगत कीटनाशक है। तो ये चार कीटनाशकों के नाम हमें दे रखे हैं, इंसेक्टिसाइड्स के नाम हमें दे रखे हैं और इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा जो कीटनाशक है ये प्रणालीगत कीटनाशक है। ऑप्शन ए में दे रखा है मेलाथियोन, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है क्लोरपाइरीफॉस,
ऑप्शन सी में हमें दे रखा है क्यूनोल फोस और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है डाइमाइथोएट। इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो ये ऑप्शन डी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। ये जो एक इंसेक्टिसाइड है, मतलब कीटनाशक है, डाइमाइथोएट, ये प्रणालीगत कीटनाशक है। इसके आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। वाइटस विनिफेरा निम्न में से किस फल का वैज्ञानिक नाम है? तो ये 4 ऑप्शन हमें फलों के दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है अमरूद, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है अनार, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है अंगूर और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है बेर। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन में हमें दे रखे हैं। तो इन चारों फलों में से हमें बताना है कि किस फल का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम वाइटस विनिफेरा है। तो ये जो फ्रेंड्स ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वानस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वो होता है वाइटस विनिफेरा। इसके आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन में। तो 6ठा क्वेश्चन है, लिकोरस को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लिकोरस है इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो ये भी एक प्रकार से एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो लिकोरस होता है ये एक प्रकार से औषधीय पौधा होता है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है इसबगोल, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मुलेठी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है अश्वगंधा और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि मुलेठी को हम लिकोरस के भी नाम से जानते हैं, या फिर जिस पौधे का नाम लिकोरस होता है उसका जो दूसरा नाम होता है मुलहटी, इसको फ्रेंड्स हम मुलहटी के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मुलहटी एक प्रसिद्ध और सर्वसुलभ जड़ी बूटी है। कांड और मूल मधुर होने से मुलहटी को यष्टि मधु कहा जाता है। मतलब कि जो इसका तना होता है और इसके साथ ही जो इसकी जड़ होती है ये मधुर होती है, मतलब मीठी होती है। तो फ्रेंड्स मीठी होने के कारण इसका जो दूसरा नाम है ये यष्टि मधु भी इसे कहा जाता है और इसके साथ ही मुलेठी इसे कहा जाता है। और लिकोरस है, ये इसका एग्रीकल्चर में नाम है लिकोरस। तो इस प्रकार 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, जो कि एक ही पौधे से रिलेटेड है, मुलेठी से। इसके आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। शुगर बेबी निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? शुगर बेबी है, ये किस फसल की प्रजाति है, ये हमें ऑप्शन से ढूंढना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है खरबूजा, ऑप्शन बी में दे रखा है कचरी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है टेंडा और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है तरबूज। तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि ये जो चारों फसलें हैं इसमें से किस फसल की प्रजाति है शुगर बेबी। तो ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो तरबूज है इसकी एक प्रजाति होती है शुगर बेबी। तो तरबूज हमारा मीठा होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम मीठे से याद रख सकते हैं कि शुगर आ गया इस शब्द में, और इसके साथ ही तरबूज है ये भी मीठा होता है। तो तरबूज की एक प्रजाति होती है शुगर बेबी। इसीलिए फ्रेंड्स 7वें का हमारा डी राइट आंसर हो गया तरबूज। इसके आगे चलते हैं 8वें में। प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो 4 फसलों के नाम हमें दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है घाट गोभी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है लेट्यूस, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है फूल गोभी और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है पत्ता गोभी। तो इस प्रकार 4 फसलों की हमारे पास प्रजाति है और इन चारों फसलों में से हमें बताना है कि किस फसल की प्रजाति है ये प्राइड ऑफ इंडिया है, ये किस फसल की प्रजाति है ये हमें बताना है प्राइड ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि पत्ता गोभी की जो प्रजाति होती है वो होती है प्राइड ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स ये जो नाम है ये प्राइड ऑफ इंडिया ये कैसे पड़ा है और इसके साथ ही क्यों आखिरकार पत्ता गोभी की इस प्रजाति का नाम प्राइड ऑफ इंडिया रखा गया है, ये हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि गोभी लगभग 3 प्रकार की तो होती है, इसके अलावा 4 प्रकार की या 5 प्रकार की होती होगी उसका पता नहीं है, लेकिन 3 प्रकार की गोभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ी है। पहली पढ़ी है घाट गोभी, दूसरी पढ़ी है फूल गोभी, तीसरी पढ़ी है पत्ता गोभी। इस प्रकार 3 गोभियों के नाम हमने पढ़े हैं। तो इसके आगे चलते हैं। तो पत्ता गोभी की एक प्रकार से प्रजाति क्या हो गई? प्राइड ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। अब प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की एक किस्म है, यह है जल्दी पकने वाली और उच्च उपज देने वाली पत्ता गोभी की किस्म है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइड ऑफ इंडिया है ये जल्दी पकने वाली फसल है और पैदावार भी इसकी अच्छी होती है, इसीलिए इसे हम प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स इसी से हमारा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तैयार होता है। मतलब कि ये जो किस्म होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होती है प्रजाति। तो यहाँ से हम देख सकते हैं
किस्म और प्रजाति ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके आगे चलते हैं 9 क्वेश्चन में। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यह हमें बताना है। तो जो मैंगो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये विश्व में कौन सा होता है, यह हमें बताना है। अब फ्रेंड्स वैसे तो हम देख सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर है ये राजस्थान के लेवल का पेपर है, लेकिन इसके साथ ही जो इसमें विश्व लेवल का क्वेश्चन आ गया कि ये आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आम की खेती है ये तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड ही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आम की खेती। तो इस प्रकार आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा म्यांमार, ऑप्शन बी में हमें दे रखा चीन, ऑप्शन सी में हमें दे रखा भारत और ऑप्शन डी में हमें दे रखा थाईलैंड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि वर्तमान में विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये भारत है, इसीलिए ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आम की खेती से रिलेटेड है। तो भारत में आम की खेती सर्वाधिक कौन से राज्य में होती है ये हमें बताना है। तो जो भारत में आम की जो सर्वाधिक खेती होती है या सर्वाधिक उत्पादक होता है ये कौन से राज्य में होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश में। यूपी जो कि भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है, उत्तर प्रदेश, उसमें फ्रेंड्स आम का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। इसके आगे चलते हैं तो दुनिया का 41% आम का उत्पादन भारत करता है। तो दुनिया में जितना आम पैदा होता है उसका 41% आम है ये भारत के द्वारा पैदा किया जाता है, ये एक फैक्ट है। और इसके साथ ही ये फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये हम देखते हैं कि भारत के अलावा कौन कौन से राज्य हैं जो कि आम का उत्पादन करते हैं। तो भारत के अलावा फ्रेंड्स चीन हो गया, इसके साथ ही थाईलैंड हो गया, ये 2 और बड़े देश हैं जो कि आम का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार 3 देश हो गए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट देश हो गए जो कि भारत आम का उत्पादन करते हैं। लेकिन फर्स्ट नंबर पे यदि पूछा जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है आम का, वो भारत है। 41% के साथ भारत फर्स्ट नंबर पे है। इसके आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन में। जैम में आमतौर पर कुल घुलनशील ठोस प्रतिशत होता है, यह हमें बताना है। अब जो जैम हम बनाते हैं उसमें कुल घुलनशील ठोस टोटल सोल्यूबल सॉलिड परसेंट कितना होता है ये हमें बताना है। तो जैम में आमतौर पर कुल घुलनशील ठोस है ये इसका प्रतिशत हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 68.5%, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 70.5%, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 80.5% और ऑप्शन डी में दे रखा है 90.5%। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जैम में आमतौर पर कुल घुलनशील ठोस है ये 68.5% पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है कि जैम बनाने में हम जो फल यूज में लेते हैं तो उस फल में जो उपयुक्त फल है वो कौन सा है। जैम बनाने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फल है या उपयुक्त फल जिसे हम कह सकते हैं वो कौन सा है। तो जो जैम है वो हम कई फलों से बनाते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, इसके साथ ही अनार से भी हम जैम बना सकते हैं और इसके साथ ही फ्रेंड्स अमरूद से भी हम जैम बना सकते हैं। लेकिन जैम बनाने में उपयुक्त फल है ये अमरूद होता है, इसीलिए यदि ऑप्शन में हमें पूछा जाता है कि जैम बनाने में उपयुक्त फल कौन सा होता है तो हम जवाब देंगे कि जैम बनाने में उपयुक्त फल है वो क्या होता है, वो होता है अमरूद। तो इस प्रकार ये अमरूद फल है ये जैम बनाने में उपयुक्त फल होता है। इसके आगे 11 क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है ये हमें बता रहा है। सूखा प्रतिरोधी मतलब ये ऐसा फल का नाम हमें बताना है या ऐसे पौधे का नाम बताना है जो कि सूखे में नहीं रह सकता या उसको जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, नमी एरिया की आवश्यकता होती है। मतलब जो गीला एरिया होता है, नम एरिया होता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो ऐसे पौधे का हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अंगूर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है अनार, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है आम और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है अमरूद। तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो इनमें से हमें कौन सा फल है ये सूखा प्रतिरोधी होता है या जिसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स इसमें से हमारा ऑप्शन ये बी है ये राइट आंसर होने वाला है। सूखा प्रतिरोधी फल है ये फ्रेंड्स अनार होता है, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है।
इसके साथ ही ये जो हमें ऑप्शन आंसर में हमें डी दे रखा है ये गलत हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन में। खुर पका मुँह पका रोग है, ये जो रोग है ये ज़्यादातर गाय भैंसों में, इसके साथ ही बछड़ों में पाया जाता है। और ये रोग है ये क्यों होता है और इस रोग के लक्षण क्या है, इसके साथ ही ये रोग है तो इस रोग में जो गाय और बछड़ों के खुर है, इसके साथ ही जो मुंह है वो कैसे हो जाते हैं ये हम देख सकते हैं। तो जो खुर है और मुंह है उनके ऊपर फ्रेंड्स कुछ कीलें हो जाती है, मुहासे हो जाते हैं, इसके साथ ही फुंसियाँ हो जाती है और वो फुंसियाँ होकर फूट जाती है तो उनमें से थोड़ा बहुत ब्लड और थोड़ा बहुत पानी गिरने लगता है। तो इस रोग को हम कहते हैं खुर पका और मुँह पका। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रोग है ये कैसे पैदा होता है, किनके द्वारा पैदा होता है, ये हमें बताना है। तो ये ऑप्शन ए में हमें दे रखा है परजीवी जन्य, मतलब किसी और के द्वारा जन्य। इसके साथ ही ऑप्शन बी में हमें दे रखा है जीवाणु जन्य, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है विटामिन की कमी से होने वाला रोग, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है संसर्गज। तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो ये जो खुर पका मुँह पका रोग है ये ना तो परजीवी जन्य होता है, ना तो किसी दूसरे के द्वारा जनित किया जाता है, ना ही जीवाणु जन्य होता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल हो गया। इसके आगे ना ही विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल हो गया। इसके साथ ही यदि हम देखें ऑप्शन डी संसर्गज, तो ये जो खुरपका मुँह पका रोग है ये संसर्गज रोग है, मतलब कि ये विषाणु जन्य रोग होता है। विषाणु मतलब वायरस के द्वारा ये जनित रोग होता है, इसीलिए ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो गर्बर टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है ये हमें बताना है कि जो गर्बर टेस्ट है ये टेस्ट क्यों किया जाता है, किस लिए ये टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन से हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है दूध में प्रोटीन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो दूध में कितना प्रतिशत प्रोटीन है ये ज्ञात करने के लिए हम गर्बर टेस्ट करते हैं। इसके साथ ही ऑप्शन बी में हमें दे रखा है दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। वसा मतलब घी होता है, तो दूध में घी कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करने के लिए हम गर्बर टेस्ट करते हैं। या ऑप्शन सी में हमें दे रखा है दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है दूध में एसएनएफ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब गर्बर टेस्ट का उपयोग है ये हम दूध में घी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, घी का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए करते हैं गर्बर टेस्ट। इस प्रकार ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन है ये मैंने रिवीजन के लिए रखा है, और रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन क्यों रखा जाता है ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि पढ़ना ही पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पीछे हमने पढ़ा है उसका रिवीजन भी ज़रूरी है। इसीलिए रिवीजन से हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है और जो टॉपिक है वो भी हमारा क्लियर होता है। तो रिवीजन का क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है ये हमें बताना है। तो 4 शब्द में दे रखे हैं और चारों शब्दों में से हमें कौन सा शब्द है जो कि सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो सागर मतलब समुद्र, इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है ये हमें बताना है। तो पर्यायवाची क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे सिनोनिम कहते हैं, और पर्यायवाची का हिंदी मीनिंग होता है कि ये जो सागर है इसी का दूसरा नाम हमें बताना है। जैसे सागर है समुद्र होता है इसका दूसरा नाम, इसके साथ ही सागर है इसका दूसरा नाम अम्बुदी भी होता है, रत्नाकर होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसके 2 नाम है तो वो दोनों नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसका नाम फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, महेश है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को हम दूसरे पप्पू के नाम से भी बुलाते हैं। तो महेश का जो पर्यायवाची क्या हो गया, पप्पू हो गया। इसके साथ ही पप्पू का पर्यायवाची क्या हो गया, महेश हो गया। तो जो व्यक्ति है वो तो मेन अकेला ही है, लेकिन उससे अलग अलग नामों से बुलाते हैं तो वो नाम एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो सागर है उसका दूसरा नाम हमें क्या है ये हमें देखना है। और ये जो ऑप्शंस है चारों ऑप्शंस, इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि उसका नाम नहीं है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है वारिस, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है निर्जर, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है अम्बुदी, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है रत्नाकर। तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में आपका इसका उत्तर देना है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स इसके नीचे वाले पॉइंट में हम सागर के पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। तो ये जो सागर है इसके कुछ पर्यायवाची शब्द है ये इसके नीचे वाले पॉइंट में दिए गए हैं। तो इसका रिपीटेशन ज़रूरी है, इसका रिवीजन भी ज़रूरी है।
तो सागर का पहला पर्यायवाची हो गया समुद्र, दूसरा पर्यायवाची हो गया पयोधी, तीसरा पर्यायवाची हो गया उदधी और चौथा पर्यायवाची हो गया पारावार। इसके साथ ही पाँचवा पर्यायवाची हो गया नदीस, छठा पर्यायवाची हो गया नीर नदी, सातवां पर्यायवाची हो गया अर्णव, आठवां पर्यायवाची हो गया पयोनिधि और नौवां पर्यायवाची हो गया अवधि। इसके साथ ही हो गया वारिस, जलदाम, नीरदी और जल्दी, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि। इस प्रकार जो लगभग 12 से 15 इसके पर्यायवाची हो गए जो कि सागर के पर्यायवाची है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का हमारा ये रिवीजन का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स की मदद हो सके जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स चैनल को शेयर कर लें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्रेंड्स आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ आते रहे और आपकी तैयारी बेहतर से और बेहतर होती रहे और आपका जल्द ही एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में सिलेक्शन हो जाए ताकि फ्रेंड्स आप हर किसी को मिठाई खिला सको और साथ में मेरे को भी मिठाई खिला सको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।